जर्मनी को भारत की क्यों ज़रूरत है? क्या एक्सपेक्टेशंस हैं जर्मनी की भारत से? क्या चाहता है वो? चाहे हम डिफेंस की बात करें, चाहे ट्रेड की बात करें, चाहे भारत में अ, बिज़नेस की बात करें, तो क्यों जर्मनी जो है वो भारत में इंटरेस्ट ले रहा है, भारत में रुचि ले रहा है? डिफेंस के क्षेत्र में क्या वो उम्मीद लगाए बैठे हैं भारत से? या अगर बिज़नेस की बात आती है, ट्रेड की बात आती है, तो क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? हाल ही में अगर हम बात करें जो जर्मन एम्बेसडर हैं, उनकी जो प्रेस ब्रीफिंग थी उन्होंने उसमें ये कहा कि जो जर्मनी और भारत के बीच का जो व्यापार की वो बात कर रहे थे कि वो अभी $30 बिलियन का है और उसे बढ़ाकर वो चाहते हैं कि 5 गुना ये हो जाए, ये अभी बहुत कम है। तो जर्मनी और भारत के बीच व्यापार कितना है? किन क्षेत्रों में ये व्यापार और बढ़ सकता है? भारत की और या जर्मनी की अगर हम बात करें तो म्यूचुअल जो बेनिफिट्स हैं वो दोनों के क्या हो सकते हैं? जब बात आती है इंडो पैसिफिक की भी इसमें बात आती है, चाइना की भी बात आती है। साथ ही जैसे कहा जाता है कि स्किल्ड लेबर माइग्रेशन जो जो लोग एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो जर्मनी में जाके क्या कर सकते हैं क्योंकि जर्मनी को ऐसा लगता है कि भारत के लोग जो हैं वो टैलेंटेड होते हैं और वो जर्मनी आकर नौकरी ढूँढ सकते हैं या वहाँ जो पढ़ाई करते हैं उन्हें 1 साल के अंदर नौकरी ढूँढने का समय दिया जाता है। क्या-क्या जो है एक्सपेक्टेशंस भारत की है जर्मनी से, दोनों देशों के बीच जब बातचीत होगी, जब जर्मन चांसलर और भारत के प्रधानमंत्री आपस में बैठेंगे, तो किन मुद्दों पर बातचीत होगी? क्या एजेंडा होगा इसका? क्या यूक्रेन और रशिया के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है, उस पर भी चर्चा होगी? क्या उम्मीद लगा रही है यूरोपियन कंट्रीज़ भारत से इस मुद्दे पर? साथ ही क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, तो उसमें हमें जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उनसे क्या उम्मीद रखनी चाहिए? जिस तरह कहा जाता है कि उन्हें उन देशों को फंड करना चाहिए जो कि ज़्यादा अमीर नहीं है। तो उस पर किस तरह की प्रतिक्रिया है वेस्टर्न कंट्रीज़ की? इन सभी मुद्दों पर आज हम बातचीत करते हैं। सिमरन सबसे पहले शुरुआत करते हैं अगर हम बैकग्राउंड में जाकर देखें और किस तरह से जर्मनी के और भारत के रिश्ते जो है इवॉल्व हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और जिस तरह मैं फिर से ज़िक्र करूँगी कि जो जर्मन एम्बेसडर है उन्होंने हाल ही में कहा कि भारत और जर्मनी के जो रिश्ते हैं वो समय के साथ और मजबूत हुए हैं, गहरे हुए हैं। सिमरन। पूर्णिमा, अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो भारत और जर्मनी के रिश्ते हमेशा ही बहुत अच्छे रहे हैं। और हमने देखा है जी। कि जो हम पिछला अगर कुछ और अरसा देखें, जैसे 10-12 साल देखें, तो इनमें रिलेशंस में स्ट्रेंथनिंग आई है। उसकी वजह एक तो देखिए, जो भारत है, भारत की जो अपनी एक ग्लोबल स्टैंडिंग है, हमने देखा है पिछले 10-12 साल में ज़्यादा स्ट्रांग हुई है। तो जैसे जैसे भारत एक स्ट्रॉन्गर ग्लोबल प्लेयर की तरह इमर्ज हुआ है, तो उसके रिश्ते, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो या जर्मनी हो या यूएस हो, बेहतर हुए हैं। क्योंकि जो हम कहते हैं कि एक रियलिटी में जो पावर पॉलिटिक्स चलती है, जो बड़ा जी। खिलाड़ी है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, उससे हर देश अपना रिश्ता बनाना चाहता है। तो ये तो थोड़ा जो हाल ही में हुआ है। हमने ये भी देखा है कि भारत के रिश्ते यूरोपियन यूनियन के साथ, जिसका जर्मनी एक हिस्सा है और एक जी। इन्फ्लुएंशियल हिस्सा है यूरोपियन यूनियन का, उसके साथ भी भारत के रिश्ते अच्छे हैं, मजबूत हैं। और बातचीत कंटिन्यूड रहती है कि किस और क्षेत्र में ये रिश्ते और मजबूत हो जाए। तो जो जर्मनी और इंडिया का रिलेशनशिप है, इसको हमने ये भी देखा है कि समय के साथ साथ कुछ ऐसे सेक्टर्स जुड़े हैं, जैसे कि आपने भी कहा, डिफेंस का जो एरिया है, इसमें हम देखते हैं कि पहले इतना कोऑपरेशन कहिए या इतनी लेन देन नहीं था। तो अभी हाल ही में हम देख रहे हैं कि इस तरह के जो इश्यूज हैं वो सामने आ रहे हैं, डिफेंस में ज्यादा बातचीत हो रही है। चाइना जो जी। राइज किया है इकोनॉमिकली, मिलिट्रली, उसको लेकर जो इंडो पैसिफिक कंसर्न्स हैं, उसमें भी जर्मनी अब लगता है कि भारत के साथ ज्यादा जुड़ना चाहता है। तो ये जो नई डेवलपमेंट्स हैं, ये जो रिश्ता है उसको और भी मजबूत कर रही है। जी। तो कई मामलों में ये रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। ट्रेड की अगर हम बात करें सिमरन जिस ऐसा लगता है कि जर्मनी का बहुत खासा इंटरेस्ट है भारत के साथ व्यापार को आगे बढ़ाने में और उसे और कई गुना बढ़ाने में। तो कौन-कौन से क्षेत्रों में भारत के जो रिश्ते हैं वो जर्मनी के साथ और मजबूत हो सकते हैं? या जिस तरह हम कहें कि भारत से क्या जर्मनी खरीद सकता है या और जर्मनी भारत को क्या-क्या बेचना चाहता है? अगर हम एकदम जिस तरह आसान शब्दों में कहें तो। पूर्णिमा, जैसा आपने कहा कि जर्मन एम्बेसडर ने भी ब्रीफिंग की है,
एक चीज जी, जो उन्होंने बात की थी वो है स्किल्ड माइग्रेशन। तो जब हम जी, ट्रेड की बात करते हैं या रिश्तों की बात करते हैं तो उसमें जो स्किल्ड लेबर है, जो भारत में लोग पढ़े लिखे हैं, हम आईटी सेक्टर देखें जी, तो ये जो एक ये भारत की बहुत बड़ी एक हम कहते हैं कि एक स्ट्रेंथ है कि हमारे पास ऐसे लेबर फोर्स है आज जो स्किल्ड है, जो दूसरे कंट्रीज अट्रैक्ट करना चाहते हैं। जर्मनी भी उनमें से एक है जो चाहता है, क्योंकि देखिए यूरोप में ये प्रॉब्लम है कि एक उनको लोग चाहिए, हमारे पास जी, फॉर्चुनेटली लोग हैं। आज भारत एक बहुत पॉपुलस नेशन है और हमारे पास एक वर्कफोर्स है जो स्किल्ड है। तो इसलिए हम देखते हैं कि एक अट्रैक्शन जर्मनी को ये भी है कि भारत से हम स्किल्ड लोग लें जो हमारी जो जर्मनी की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एक पॉजिटिव तरीके से, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनकी इकोनॉमी बढ़े। तो जर्मनी की इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी? अगर उनके पास अच्छे लोग आएंगे जिनके पास स्किल्स हैं। जी, दूसरा हम ये भी देखते हैं कि जैसा कि जब जर्मन चांसलर आएंगे वो बैंगलोर जाएंगे एक दिन। बैंगलोर में जी, वो एक ऐसी फैक्ट्री में भी जा रहे हैं जहां हम देखते हैं कि पुरानी बैटरीज को नया रूप दिया जा रहा है। तो ये जो जी, हमने आपने भी बात की क्लाइमेट चेंज की, या हम जो रिचार्ज हो रहा है, रीयूज करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एनवायरनमेंट और क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए नई इंडस्ट्रीज हम आज अपनी ऐसे बनाएं। तो ये जो नई इंडस्ट्रीज है इनको लेकर जर्मनी, यूरोप बहुत जिसको हम कहते हैं इन्वेस्ट भी कर रहा है। वो भारत जैसे नेशंस के साथ इस चीज को लेके कोऑपरेट भी करना चाहता है, क्योंकि भारत के पास ऐसे बहुत से नए स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं। तो जो ट्रेड है वो एक ट्रेडिशनल ट्रेड भी नहीं रहा है। हमने देखा है कि ईयू के साथ भारत का जो एफटीए है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसकी बातचीत बहुत देर से चल रही है, पर हम कहते हैं कि फाइनल नहीं हुआ है। तो बहुत सी चीजें हैं, नई चीजें हैं जो जुड़ रही हैं और वही शायद इस रिश्ते को और मजबूत बनाएंगी। जी। तो अगर हम बात करें क्यों जर्मनी की बार-बार चाइना को एक चैलेंज की तरह देखता है? क्यों बार-बार जब हम देख रहे थे कि जर्मन एम्बेसडर जो है भारत में, वो चाइना का उन्होंने कई बार ज़िक्र किया। किस तरह के चैलेंज के तौर पर चाइना को देख रहा है और इसमें ज़िक्र इंडो पैसिफिक का भी आता है? देखिए चीन आज एक ऐसा देश है जो हर दुनिया का हर देश थोड़ा हम कहते हैं चिंता का विषय है चीन का, क्योंकि चीन इतनी तेजी से और इतनी स्ट्रेंथ से बढ़ रहा है। चाहे हम चीन की इकोनॉमी ले लें, चाहे हम चीन की मिलिट्री जी, स्ट्रेंथ ले लें, और चीन का एजेंडा भी कोई छुपा नहीं है। चीन ने, अगर हम थोड़ा हिस्ट्री पढ़ते हैं तो चीन ने जी, हमेशा माना है कि वो एक सुपीरियर सिविलाइजेशन है। वो चाहते हैं कि दुनिया पर उनका राज हो, अगर हम इस चीज को बड़ा ब्लंटली पुट करें। और आज जो अगर हम रियलिस्टिकली देखते हैं दुनिया, तो जो चीन की इकोनॉमी है और जो चीन का मिलिट्री स्ट्रेंथ है, उसको देखकर जर्मनी है, चाहे यूके है, चाहे इंडिया है, चाहे यूएस है, सब थोड़ा एक कंसर्न है। कंसर्न इसलिए भी हैं क्योंकि चीन की जो राइज है वो डेमोक्रेटिक नहीं है। ये एक कम्युनिस्ट पार्टी रन करती है, यहाँ इलेक्शंस नहीं है, तो इनका जो चलाने का तरीका है वो भी अलग है। फिर हम ये भी देखते हैं कि जो चाइना की इन्वेस्टमेंट्स हैं, हम सारी दुनिया में देखें, इन्होंने हर जगह इन्वेस्टमेंट कर रखा है। जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, हम अफ्रीका देख लें, हम यूरोप देख लें, हर जगह चीन ने अपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो वो इन्वेस्टमेंट से क्या है, इनको एक पॉलिटिकल पावर भी मिलती है बाकी देशों में। तो जर्मनी का, जैसा कि एम्बेसडर ने आप कह रही हैं बहुत बार चाइना का नाम लिया, उसका रीजन यही है कि वो चाहते हैं कि वो डाइवर्सिफाई कर पाए। कि जर्मनी नहीं चाहता है कि वो अपना सारा जो खरीदना है, बेचना है, अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो चीन तक ही रखे। और अगर ऑप्शन ढूंढते हैं हम, ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं, तो शायद भारत ही एक ऐसी इकोनॉमी है आज जो एक ऑल्टरनेटिव की तरह ऑफर होता है। तो इसलिए अगर हम एशिया में देखते हैं, ग्लोबली देखते हैं, भारत की इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर रही है। इट इज आज दुनिया की जो अच्छी इकोनॉमीज हैं जो ग्रो कर रही हैं उनमें भारत का नाम आता है। हमारे यहाँ दिक्कतें भी बहुत हैं, पर हमारी इकोनॉमी एक स्ट्रेंथ पे चल रही है। तो अगर कोई भी देश चाहता है कि वो हर चीज का जो लेन देन है वो चीन के साथ नहीं करे, उस चीज को डाइवर्सिफाई करे जैसा जर्मनी चाहता है, तो भारत तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जर्मनी के लिए। जी, भारत बहुत अच्छा ऑप्शन है जर्मनी के लिए और अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो ओवरऑल जितनी भी यूरोपियन इकोनॉमीज़ हैं, वो बहुत अच्छी हालत में कह रहे हैं कि नहीं है। तो ऐसे में जर्मनी जो है भारत को एक बहुत बड़े बाज़ार के रूप में देख रहा है। किस तरह की
देख रहा है वो एक तरह से, जिस तरह हम कहें कि किस तरह की अ, अपने फ़ायदे या बेनिफिट्स देख रहा है भारत में अपने व्यापार को आगे बढ़ाने से? देखिए, आज भारत की जो स्टैंडिंग है, क्योंकि हमारे पास एक अच्छी इकोनॉमी है, हमारी स्पेंडिंग स्ट्रेंथ है, हम चीज़ें खरीद सकते हैं, और जर्मनी जैसी इकोनॉमी है जिनको चाहिए कि लोग आएँ, हमसे चीज़ें खरीदें। जैसा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने ये न्यूज़ की है कि शायद भारत और जर्मनी का गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, इंडियन नेवी को सबमरीन्स चाहिए। तो जी, रिपोर्ट्स में डिफेंस। ये भी हाँ जी। और हुँ, साउथ कोरिया भी एक उसमें कंटेंडर है, जर्मनी कंटेंडर है। तो अगर जर्मनी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि आप भारत की नेवी के लिए सबमरीन्स बना रहे हैं, तो ये तो अगर आप सिर्फ एक पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं, तो ये तो जर्मनी के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट तो बिलियंस में जाएगा। और इन अ वे जी, भारत खरीद रहा है, तो हम उनकी इकोनॉमी को स्ट्रेंथ भी दे रहे हैं, क्योंकि जो खरीदता है, जो अपना पैसा लगाता है, वो उस इकोनॉमी को नौकरियां भी देगा और स्ट्रेंथ भी देगा। जैसे कि अभी हमने बोइंग का देखा, जो टाटाज ने बोइंग के लिए इतना बड़ा ऑर्डर दिया है, उसमें यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी यही कहा है कि इससे तो अमेरिका में कितनी नौकरियां, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जॉब्स मिलेंगी यूएस में। तो एक जो ट्रेडिशनल रोल रहा है भारत का, कि भारत गरीब देश है और हम शायद छोटे प्लेयर रहे हैं, ये चीजें बदल रही हैं, और बदल इसी वजह से रही हैं क्योंकि आज हमारी परचेजिंग पावर है। तो वो जर्मनी के लिए इम्पोर्टेंट है, हर देश के लिए इम्पोर्टेंट है। जी, तो हमारी जिस तरह से परचेज़िंग पावर है, अगर हम क्लाइमेट के की चर्चा करें तो ये कहा जाता है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वो बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं वो देश, और उनको दूसरे देशों को जो उनसे कम अमीर देश हैं, उनको कॉम्पेंसेट करना चाहिए उस प्रदूषण को लेके। और जिस तरह शर्म एल शेख में चर्चा हुई, और कई बातों पर पर्यावरण पर ये हुई कि जो डेवलप्ड नेशन है वो करीब $100 बिलियन का एक फंड बनाकर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको कॉम्पेंसेट करें, कि जिससे कि वो रिसर्च कर सके पर्यावरण को लेकर, या फिर जिस तरह से प्रदूषण को कम किया जा सके, इस तरह की ग्रीन टेक्नोलॉजी अपनाई जा सके। तो अब ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात करें या और क्षेत्रों की बात करें, तो जर्मनी से हमें किस तरह की उम्मीदें रखनी चाहिए क्लाइमेट चेंज को लेकर, क्लाइमेट एक्शन को लेकर, पर्यावरण को लेकर? देखिए पूर्णिमा, मेरा ये मानना है कि जर्मनी, यूरोप और अमेरिका जो अमीर देश हैं, इनको डेवलपिंग नेशंस, और उसमें भारत भी जुड़ता है, इनको हमारा व्यू पॉइंट समझना होगा कि ज़्यादा जो पोल्यूशन कॉज किया है दुनिया में, वो डेवलप्ड कंट्रीज ने किया है। आज आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि अब दुनिया में पोल्यूशन हो गई है, तो भारत जैसे देश भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा डेवलप्ड नेशंस की है। तो भारत अपनी जी। भूमिका निभाएगा, पर उतना ही निभाएगा जितना वो अपनी इकोनॉमी को डेवलप करते हुए, अपने नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखते हुए कर सके। ये तो बड़ा अनरीजनेबल सा एक्सपेक्टेशंस है कहीं पर कि हम एक ही दम सब कुछ अपना ग्रीन टेक्नोलॉजी कर लें, और हम भी, हमारी एडजस्टमेंट इंडिया की इकोनॉमी के हिसाब से होगी, ना कि यूरोप की इकोनॉमी से या यूएस की इकोनॉमी से। और ये जो एक टेंशन है, ये काफी समय से चलती आ रही है, जहां डेवलप्ड कंट्रीज शायद ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही हैं डेवलपिंग कंट्रीज से। तो मेरा मानना है क्लाइमेट पे बातचीत एजेंडा पर भी है, प्रधानमंत्री मोदी और जर्मन चांसलर में डिस्कशंस होगा, पर भारत ने जी। हमेशा अपना स्टैंड बहुत क्लियर रखा है इस चीज को लेकर, और मुझे लगता है ये बदलेगा नहीं, कि हमको अपने हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करना पड़ेगा। जी, और जैसे स्किल लेबर माइग्रेशन की बात होती है कि जो जर्मनी है वहाँ भारत के जो प्रतिभावान लोग हैं, टैलेंटेड है, या आईटी प्रोफेशनल से जाएँ वहाँ, और वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स जर्मनी पढ़ने जाते हैं। हाल ही के डेटा जर्मन एम्बेसडर ने शेयर किए कि 35,000 स्टूडेंट्स वहाँ पर हैं, और 18,000 की जो है एक तरह से प्रोसेस जो है वीज़ा का, वो पाइपलाइन में है। एक तरफ जर्मनी ये कहता है कि हम चाहते हैं कि भारत के जो लोग हैं बहुत टैलेंटेड हैं, यंग प्रोफेशनल्स हैं बहुत टैलेंटेड है, वो आए हमारे यहाँ आकर काम करें। लेकिन क्या हम इसको इस तरह से ना देखें कि ये हो सकता है कि बातों में कुछ चीजें सिर्फ बातों में होती हैं और कुछ एक्चुअल में होती हैं, शायद डिप्लोमेसी में। तो इस पूरी यात्रा का जो एजेंडा है उसको हम किस तरह से रीड करें?
देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि एक तरफ तो जर्मनी कहता है और बहुत से यूरोप के नेशंस भी कहते हैं कि हम चाहते हैं कि इंडिया से लोग आए, स्किल्ड जी, लेबर आए और वो हमारी इकोनॉमी में योगदान दे। तो ये बात ठीक है, पर हमको हमेशा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि यूरोप अमेरिका से ज़्यादा मेरे ख्याल में ऐसे देश हैं, जर्मनी है, फ्रांस है, ये लोग अपने कल्चर को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हैं। और जो माइग्रेशन है, माइग्रेशन कभी आसान नहीं होता है, क्योंकि भारत से जो लोग जाएँगे वो भारत का कल्चर लेकर जाएँगे और हमने यूरोप अपने कल्चर को लेके भी थोड़ा पॉसेसिव है। तो ये थोड़ा टेंशन क्रिएट होता है। ऑफकोर्स ऑन द सरफेस तो हम यही कहेंगे कि हम चाहते हैं भारत से लोग आएँ, पर आप ज़्यादा लोग भी नहीं चाहेंगे मेरे ख़्याल में, क्योंकि आप एंड ऑफ द डे अपना जर्मन कल्चर है, उसको प्रायोरिटी देना चाहेंगे, जो अंडरस्टैंडेबल है। ये ये जो टेंशन्स हैं ये चलती रहेंगी, ये तो कभी खत्म नहीं होंगी। तो सिमरन अंत में मैं आपसे इस पूरी जो चर्चा हमने की उसका एक कंक्लूडिंग कमेंट के तौर पर चाहूंगी कि क्या हम उम्मीद लगाएं जर्मनी से जब जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज जो हैं वो भारत यात्रा पर पहले दिन दिल्ली और दूसरे दिन बेंगलुरु में होंगे? मेरे ख्याल में हमको ये आशा लगानी चाहिए कि जर्मनी हमारे भारत के जो स्टैंड हैं, जैसे जी, हमने रशिया यूक्रेन का मेंशन नहीं किया, पर जो भारत जी, का जो स्टैंड बिल्कुल। रहा है लेकर, वो नुआंस्ड रहा है। हमने यूएन की जो रेजोल्यूशंस हैं जिन्होंने रशिया को कंडेम किया है, हमने एब्सटेन किया है। और भारत की जो रीजनिंग है वो बड़ी क्लियर रही है, क्योंकि हमारा रिश्ता रूस के साथ बहुत पुराना है। तो जर्मनी को ये समझना होगा, जर्मनी को ये भी समझना होगा कि क्लाइमेट चेंज पर हम अपनी स्पीड पर चलेंगे, ना कि उस स्पीड पर जहाँ डेवलप्ड वर्ल्ड हमको चाहता है। और जैसा कि जर्मन एम्बेसडर ने अपनी ब्रीफिंग में कहा कि इट इज़ मतलब इनको कोई दिक्कत नहीं है कि हम आज रूस से तेल खरीद रहे हैं, क्योंकि तेल सस्ता है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये बढ़नी चाहिए कि हर देश इंक्लूडिंग भारत अपने इंटरेस्ट देखकर ही आगे चलेगा, ना कि आप कहिए कि जो जर्मनी के फ़ायदे में है या यूरोपियन यूनियन के फ़ायदे में है। भारत को अपना फ़ायदा देखना होगा और मेरी उम्मीद है कि इस चीज़ को जर्मनी टाइम के साथ और भी समझेगा। जी, बिल्कुल, भारत की जो विदेश नीति है वो किस दिशा में जा रही है और किस तरह से वो ये सबसे पहले जिसमें देखा जा रहा है कि भारत के अपने इंटरेस्ट हैं, उन्हें किस तरह से सुरक्षित किया जाए, यहाँ की जनता है उसके जो हित हैं, उनको किस तरह सुरक्षा दी जाए। तो हर लिहाज से देखा जाता है कि किस तरह से जो विदेश नीति है, फॉरेन पॉलिसी है, उसमें आगे बढ़ा जाए। बहुत-बहुत शुक्रिया सिमरन, इस चर्चा में आपने बहुत ही विस्तार से कई बातें बताई कि किस तरह से अ, यूक्रेन और जो रशिया का कॉन्फ्लिक्ट है उसमें क्या उम्मीद लगा रहा है जर्मनी भारत से और किस तरह से जर्मनी और भारत के संबंध हैं, चाहे हम ट्रेड की बात करें या डिफेंस के क्षेत्र में वो क्या उम्मीद लगा रहा है भारत से। जर्मन चांसलर की जो भारत यात्रा है उसके क्या मायने हैं। हर क्षेत्र की हमने बात की, हमने स्किल लेबर माइग्रेशन की बात की, हमने एफटीए की बात की। हमने कई मुद्दों पर यहाँ चर्चा की, इंडो पैसिफिक से लेकर चाइना किस तरह से चैलेंज के तौर पर वो देख रहा है और क्यों चाह रहा है कि भारत में जो और जर्मन के बीच है वो व्यापार बढ़े और इसको वो चाहता है कि कई गुना बढ़े, 5 गुना के करीब। ये हाल ही में जर्मन एम्बेसडर ने बोला कि वो चाहते हैं कि 5 गुना बढ़े, जितना है अभी उससे कई गुना ज़्यादा बढ़े। तो तमाम मुद्दों पर चर्चा हमने की, भारत और जर्मनी के रिश्तों पर। इसमें हमसे बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। तो ये थी हमारी चर्चा भारत और जर्मनी के रिश्तों पर। और अगर इस संक्षिप्त चर्चा में आपको ऐसा लगता है कि कई और अहम बिंदु हैं या पहलू हैं जिस पर हमें बातचीत करनी चाहिए, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और अपनी जो नेटवर्क है अपना, उसमें इसको बाकायदा कई लोगों तक पहुंचा सकते हैं। भारत और जर्मनी के रिश्तों पर ये छोटी सी चर्चा हमने रखी और इसके तमाम पहलुओं पर हमने बातचीत करने की कोशिश की। कई अहम पहलू हैं इन रिश्तों के और किस दिशा में ये आगे बढ़ रहे हैं, इसको हमने समझने की कोशिश की अपने एक्सपर्ट से। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा को देखने के लिए और हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। अपने कमेंट आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल द मीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसका लिंक हम आपको इसके कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं। तो बहुत-बहुत शुक्रिया।
हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, इस कार्यक्रम को देखने के लिए, जो भी लोग इसे लाइव देख रहे हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर, उनका बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमें इस लाइव ब्रॉडकास्ट से, हमारे इस लाइव ब्रॉडकास्ट से जुड़ने के लिए शुक्रिया।